हमने पिछले 10-11 सालों में देखा है कि ऑपोजिशन मुद्दे उठाती है, लेकिन वो सिंक इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि उसको वो मास मूवमेंट में नहीं बदल पा रहे हैं। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। ये जाहिर सी बात है कि मतलब अभी जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन पे वो लगातार सरकार के पक्ष में ही बात अपनी रखता है और जो लोगों के मुद्दे हैं वो नहीं उठा रहा है जिस तरीके से पहले इंडिया का मीडिया चलता था। तो अब वैसा रहा नहीं पिछले 11 सालों में। तो जितने भी एस्टैब्लिश्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो अब पूरी तरीके से एक तरीके से सरकारी मीडिया उनको कहा जा सकता है। तो ऐसे में विपक्ष को कुछ और करना होगा जिससे उनकी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। अभी आपने देखा राहुल गांधी की अगुवाई में 2024 से पहले भारत जोड़ो यात्रा हुआ और उसका सीधा सीधा फायदा 2024 के इलेक्शन में हुआ। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो चले, जो उसका असर लोगों पे पड़ा। वो बहुत सारी चीजें उठा रहे थे, किन के लिए काम कर रहा है, किन के लिए नहीं कह रहा है। देश में 140 करोड़ लोग है, पता नहीं, लेकिन कम से कम ये दिखता है कि एक विपक्षी ताकत यहाँ पर है और उनकी आवाज सुन रहे हैं। तो वो जो 50 सीटों से लेकर 100 सीट के करीब आ गए और इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रवैया है उसमें सिर्फ ये जो इंडिया ब्लॉक जो साथ हो रहा है फिर से, एक तरीके से जो लग रहा था कि टूट जाएगा 2 महीने पहले, वो उसमें सिर्फ बीजेपी का हाथ नहीं है। उसमें इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनका रवैया इतना पार्टीजन रहा है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सुने तो उनका इतना ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जवाबदेह नहीं है और लगातार डिफेंसिव में विपक्षी ताकतों को, उनके सवालों को पर आक्रामक रवैया जो अपनाया, उसमें लोगों के अंदर एक संदेह हुआ कि इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग आज तक बात नहीं कर रहा था, इस तरीके से क्यों वो बात कर रही है। आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया। इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई थी और 16 दिनों में इस यात्रा ने करीबन 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। साथ ही ये यात्रा 25 जिलों से गुजरकर 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पहुंची थी। इस यात्रा में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जैसे कई बड़े नेता आज पटना में मौजूद थे। इस यात्रा का मुख्य मुद्दा था एसआईआर में हो रही, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ ये यात्रा कांग्रेस और महागठबंधन ने बिहार में निकाली थी। विपक्ष का आरोप था कि एसआईआर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम पर यहाँ पर सस्पेंस है और इस पूरी प्रक्रिया में गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ मौजूद होंगे द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद। अजय, स्वागत है आपका इस शो में। आज यात्रा तो समाप्त हो गई है। 16 दिनों तक ये यात्रा लगभग 25 जिलों से गुजरकर 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में गई थी। क्या ये मोमेंटो कंटिन्यू रहेगा? जी, मोमेंटम तो कंटिन्यू, जो महागठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस हुए, राजद हुए या सीपीआई-एमएल और बाकी जो अन्य घटक दल है, वो लोग वो मोमेंटम ये तो रखना चाहेंगे। पिछले 1 महीने में वोट चोरी की जो ये वोट अधिकार रैली जो इन्होंने किया और वोट चोरी का लांछन बीजेपी पे लगाया, तो उसका एक जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में एक निराशा है, एक कहीं गुस्सा है। तो वो जो उस तरीके का जो एंगर है, उसको महागठबंधन उसका पॉलिटिकल मोमेंटम बना के रखना चाहेगी, ताकि जो चुनाव आने वाले हैं नवंबर अक्टूबर एंड में,
तो उसमें इनको कुछ फायदा मिले। अभी तक ये किसी भी नजरिए से हम बता नहीं सकते हैं कि ये जो गुस्सा है कि ये जो पूरे जो एसआईआर की प्रक्रिया है जिसमें वोटरों को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़े और दिखाना पड़ा और उसमें कई सारे 65 लाख के जो लोग हैं वो हट गए और उसमें कुछ लोग हो सकते हैं सही मायने सही एक्सक्लूजन्स है उसमें जो सही तरीके से हटाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे जितने भी पार्टीज हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे गलत तरीके से भी हटाए गए हैं। और आप देखिए पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन में काफी ज्यादा कंप्लेंट्स बढ़ती आ रही है और 65 लाख में अगर मतलब योगेंद्र यादव और ऐसे जितने भी इलेक्टोरल अन्य लोग हैं, इनका ये कहना है कि मतलब 90 लाख के लोग के करीबन लोग जो हैं वो इलेक्टोरल रोल से छट जाएंगे। अब उसका क्या असर होता है ये देखने लायक है। वोटों में ये ट्रांसलेट होगा या नहीं, क्योंकि हमने ये पिछले 1 महीने में देखा कि राहुल गांधी की सभा हो या तेजस्वी की सभा हो या दीपांकर भट्टाचार्य की क्यों ना हो, लेकिन हर जगह में भारी भीड़ उमड़ी अपने आप हाँ, तो वही तो उसमें बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे थे और लोग लगातार वो कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है और ये जो नारा है ये काफी प्रचलित हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़। तो अब ये वोटों में किस तरीके से होता है बिहार हम जैसा जानते हैं कि, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में वोट अधिकार रैली के समापन में जो कहा, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट ये था कि मतलब अभी तक जो उन्होंने वोट चोरी के जो एलिगेशंस लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन और या बीजेपी पर, वो शुरुआत तो अपने लेख से महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद किया उन्होंने। फिर उसके बाद अभी 1 महीने पहले उन्होंने बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका दावा है कि वो जीत रहे थे लेकिन वोट चोरी की वजह से वो हार गए। वहां पे महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने दिखाया कि कैसे इलीगल वोटर्स 1 लाख से ज्यादा है वहां पर। तो फिर आज उन्होंने कहा है कि उसको उन्होंने एटम बम कहा था, आज उन्होंने ये कहा है कि हाइड्रोजन बम अब लाने वाले हैं वो। उन्होंने हालांकि ये नहीं बताया कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना ये हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं, लेकिन वो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन वहां पर गांधी मैदान में उन्होंने अपने भाषण में ये जरूर कहा कि एटम बम आपने देखा, अब हाइड्रोजन बम देखेंगे। तो क्या वो बिहार में होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। या ये बड़ी चर्चा है कि आज जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि वो बड़ा हाइड्रोजन बम डालेंगे, और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। तेलंगाना हो, रेवंत रेड्डी गए थे वहां पर, जितने भी विपक्ष के नेता थे, एमके स्टालिन थे। इंडिया गठबंधन ने पूरा जोर जो है वो इस यात्रा में लगाया था। उससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर क्या कहा था, आइए देखते हैं। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर,
ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जी अजय, अभी आपने देखा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि जिस तरह से इस यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है। आपने भी पहले कहा कि लोग अपने आप जुड़ रहे थे और एक नारा जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का, वो राहुल गांधी भी अभी बता रहे थे सभा को संबोधित करते, और लोगों की बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ थी। क्या ये गेम चेंजिंग हो सकता है आने वाले इलेक्शंस के लिए? अतुल, मेरे हिसाब से अभी ऑपोजिशन इसको कितना मोमेंटम ला पाती है, कितना सस्टेन कर पाती है इस कैंपेन पे, उस पर सारा कुछ निर्भर करेगा। हमने पिछले 10-11 सालों में देखा है कि ऑपोजिशन मुद्दे उठाती है, लेकिन वो सिंक इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि उसको वो मास मूवमेंट पे नहीं बदल पा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि मतलब अभी जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार सरकार के पक्ष में ही बात अपनी रखता है और जो लोगों के मुद्दे हैं वो नहीं उठा रहा है जिस तरीके से पहले इंडिया का मीडिया चलता था। तो अब वैसा रहा नहीं पिछले 11 सालों में। तो जितने भी एस्टैब्लिश्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो अब पूरी तरीके से, एक तरीके से सरकारी मीडिया उनको कहा जा सकता है। तो ऐसे में विपक्ष को कुछ और करना होगा जिससे उनकी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। जब आपके पास ये जो रेगुलर चैनल्स नहीं है, मीडिया नहीं है आपकी बात पहुंचाने का, तो आपको खुद ही मेहनत करके अपने चैनल्स के थ्रू करना होगा। और कई सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स है वो लगातार कह रहे हैं कि आपको ये जो आपका जो विपक्ष है और आप विपक्ष की आवाज को जब तक आप सड़कों पर नहीं लड़ेंगे तब तक उस तरीके का राजनीतिक माहौल नहीं बनेगा। लेकिन अभी आपने देखा राहुल गांधी की अगुवाई में 2024 से पहले भारत जोड़ो यात्रा हुआ और उसका सीधा सीधा फायदा 2024 के इलेक्शन में हुआ। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो चले, जो उसका असर लोगों पे पड़ा। वो बहुत सारी चीजें उठा रहे थे, किन के लिए काम कर रहा है, किन के लिए नहीं कह रहा है। देश में 140 करोड़ लोग है, पता नहीं, लेकिन कम से कम ये दिखता है कि एक विपक्षी ताकत यहाँ पर है और उनकी आवाज सुन रहे हैं। तो वो जो 50 सीटों से लेकर 100 सीट के करीब आ गए और इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया। बीजेपी का भी डाउन आ गया 240 और फिर 2024 से के बाद जब बीजेपी 240 पर आ गई, उसके बाद से लगातार विपक्ष एक तरीके से अपना मोमेंटम बनाए रखा है। हालांकि अभी आपने देखिए देश में राजनीति किस तरीके से बदलती है। जुलाई में जून और जुलाई में हम ऐसा सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ये कह रहे थे कि अब हम इंडिया ब्लॉक के छोड़ चुके हैं, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। ममता बनर्जी ने के कुछ नेता भी जो है वो कह रहे थे कि इंडिया ब्लॉक 2024 के टाइम का गठबंधन था, उसके बाद सब अपना अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब साथ आ गए। मॉनसून सेशन जो पूरा पार्लियामेंट का अभी गुजरा, उसमें विपक्ष फिर से एक साथ आ गया और इस हद तक आ गया कि वाइस प्रेसिडेंट का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है, उसमें आपको याद होगा कि पिछली बार जब जगदीप धनखड़ के चुनाव में कांग्रेस ने अपना जो उम्मीदवार रखा था मार्गरेट हलवा, उसको टीएमसी ने सपोर्ट नहीं किया था और आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि हमसे पूछा नहीं गया तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि लास्ट में जाकर उन्होंने मार्गरेट हलवा को ही वोट किया और टीएमसी ने एब्सटेन कर लिया। इस बार लेकिन समन्वय इस पूरे विपक्ष में दिखा। टीएमसी साथ में बैठी हुई थी और आम आदमी पार्टी ने भी आगे रहकर ये सुधाकर रेड्डी जी को अपना उम्मीदवार बनाया। तो इंडिया गठबंधन जो लग रहा था 2024 के बाद से कुछ उनके घटक दल अलग हो रहे थे, वो एक तरीके से ये जो वोट चोरी
और क्या का जो मुद्दा है उसके साथ हो लिए हैं। और हर मुद्दे पे जितने भी राजनीतिक चुनाव मुद्दे आ रहे हैं उसमें साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी के घर पे डिनर हुआ था जहां पर सारे लोग आए, और फिर उसके बाद मॉनसून सेशन में सारे लोग साथ में दिखे, साथ में प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने, रोड में भी गए, साथ में पुलिस की लाठी भी खाई उन्होंने। फिर उसके बाद लगातार ये हो रहा है। और अभी देखिए वोट अधिकार रैली, चुनाव से 3 महीने पहले एक वोट चोरी का जो ये पूरा नारा है बिहार तक पहुंच गया है। वहां पर न सिर्फ कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है, जो रेवंत रेड्डी हो या सुखविंदर सुक्खू हो या फिर जो ये लोग हैं, और हाँ ये तो आ ही रहे हैं राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी आ रहे हैं, हेमंत सोरेन आज यहाँ पर थे, तो लगातार अखिलेश यादव वहां पर थे। तो ये पूरा एक मुद्दा जो पूरे भारतवर्ष में एक तरीके से फैल रहा है, और सिर्फ राहुल गांधी की आवाज से नहीं फैल रहा है। वहां पर कल स्टालिन वोट चोरी के बारे में वो कह रहे हैं, बंगाल में लगातार अमित शाह और मोदी टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे घुसपैठी है तो उनको एसआईआर दूर करेगा। तो ममता बनर्जी और उनकी जो टीम है वो लगातार कांग्रेस और लेफ्ट, ये लोग आपस में बंगाल में प्रतिद्वंदी है, लेकिन यहाँ पर एक साथ होकर एसआईआर का अपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर आप किसी तरीके से लोगों को उनके वोट के अधिकार छीनने की कर रहे हैं। और एक तरीके से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रवैया है उसमें सिर्फ ये जो इंडिया ब्लॉक जो साथ हो रहा है फिर से, एक तरीके से जो लग रहा था कि टूट जाएगा 2 महीने पहले, वो उसमें सिर्फ बीजेपी का हाथ नहीं है, उसमें इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनका रवैया इतना पार्टीजन रहा है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सुने तो उनका इतना ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जवाब दे नहीं है, और लगातार डिफेंसिव में विपक्षी ताकतों को, उनके सवालों को पर आक्रामक रवैया जो अपनाया, उसमें लोगों के अंदर एक संदेह हुआ कि इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग आज तक बात नहीं कर रहा था, इस तरीके से क्यों वो बात कर रही है। और एसआईआर का प्रक्रिया, एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया पिछले 2 महीने से चल रही है, वहां बिहार के लोग तो देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, वहां पर सब चाहे इलेक्शन कमीशन यहाँ पे जो भी कह ले, नीचे के लोगों से आप बात करेंगे ग्राउंड में तो वो यही कहेंगे कि हमसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए, बीएलओ ने हमारा नाम काट दिया, या बीएलओ ने मतलब जिनके नाम डाले भी हैं उनके घर पे भी नहीं गए हैं। मतलब हाँ, जान पहचान में बड़ा ही इनफॉर्मल प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरीके से जो हुआ है, मुझे लगता है ये जो इसका जो सबसे बड़ा जो लार्जर पॉलिटिकल मैसेज इस पूरा है कि विपक्षी ताकत एक हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, और जो राहुल गांधी का भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। और राहुल गांधी का जो ओरिजिनल नारा था कि मोदी सरकार के में जो सबसे बड़ा खतरा है कि जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे संवैधानिक बॉडीज हैं, जो उन पर कंप्लीट टेक ओवर भाजपाइयों ने कर लिया है। और उसका जो सबसे बड़ा जो डेथ नेल जिसको कहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन जो अभी तक लगातार एकदम नॉन पार्टीजन तरीके से काम किया है उन्होंने, उस पे जब इस तरीके से बातें उठ रही हैं कि ये भी, आज जैसे तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में ये बोला कि 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं भाजपा को जिताने के लिए। तो इस तरीके से विपक्षी ताकतें जो हैं वो लगातार इलेक्शन कमीशन पे बोल रही है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर है और जो बोलने की आजादी साथ में जो सबकी छीनी जा रही है, एक जो डर का माहौल है, वो धीरे धीरे लोगों के मन में मुझे लगता है एक स्थान बना रही है। जी अजय, जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन हो या संवैधानिक जो बॉडीज है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आज का जो नजारा था या ये जो यात्रा लगातार चल रही थी उसमें इंडिया गठबंधन के नेता लगातार जुड़ रहे थे। अखिलेश थे, एमके स्टालिन थे या अन्य नेता थे। आज हमने देखा कि शिवसेना यूबीटी से वहां पर संजय राउत भी थे। लेकिन आपने जिस तरह से जिक्र किया कि तेजस्वी यादव के भाषण का, तो मैं दर्शकों को वो भाषण दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं तेजस्वी ने क्या कहा। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं 2 भाजपाई लोग
इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। जी अजय, आपने देखा कि तेजस्वी ने किस तरह से कहा कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, या राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। और आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज है वो एक साथ आई है। आज वहां पर टीएमसी के प्रतिनिधि यूसुफ पठान भी वहां पर मौजूद थे। तो एक तरह से विपक्ष ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी या भाजपा के खिलाफ हमको एक साथ लड़ना है। लेकिन दूसरा भी सवाल यह है कि यहाँ पर नीतीश कुमार का नाम हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। जी, नीतीश कुमार, देखिए मुझे ये कहने में कोई शंका नहीं है कि नीतीश कुमार जो है वो देश के समाजवादी नेताओं में उनका स्तर बहुत ऊपर है। उन्होंने जिस तरीके से वो विपक्ष में है, मतलब जो एनडीए में है और लगातार दल बदलू उनको माना जाता है, और उनके सारे इस तरीके से, जिस तरीके से पहले इंडिया ब्लॉक में आए, फिर एनडीए में चले गए, और लगातार उनका एक इस तरीके का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी उनके बिहार में है वो नॉन पैरेलल है। मतलब वो उस तरीके से मैंने देखा नहीं है। जो कम लोग जो बोलते हैं, जिनकी आवाज सबसे धीमी है, जिनकी आवाज सबसे दबी हुई है, उनके नेता है नीतीश कुमार। लेकिन बिहार में ये बात पूरी तरीके से वो, और यही कारण है कि आज भी अगर बीजेपी कोशिश करे कि वो चुनाव खुद से लड़े, लगातार हम जानते हैं कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को किसी तरीके से साइडलाइन करके खुद अपने बड़े भाई का रोल प्ले करना चाहती है, और नीतीश कुमार उसमें भी हमेशा चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, उनका यही रेप्यूटेशन है। लेकिन बीजेपी आज भी अगर अकेले चुनाव लड़े तो वो हार जाएगी। उनको पता है, इसीलिए, नहीं तो अब बीजेपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, और जेडीयू जो है पार्टी नीतीश कुमार की, वो सिर्फ बिहार की पार्टी है। लेकिन फिर भी बीजेपी जो हर जगह इतनी ज्यादा डोमिनेंट पार्टी रहती है और अपना ही चलाती है, वो फिर भी नीतीश कुमार के उस डिमांड को हर बार मानते हैं कि दोनों एक ही जितने सीटें बीजेपी लड़ेगी उतनी ही सीटें जेडीयू भी लड़ेगी। तो हमेशा नीतीश कुमार का बोलबाला है, नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि सारे जितने भी जो एनडीए के घटक दल है और जो महागठबंधन के घटक दल है, इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल है, वो लगातार नीतीश कुमार के पब्लिक जो अपीयरेंसेस में बहुत बार उन्होंने इस तरीके से कुछ एक्शंस किए जिसमें लग रहा है कि उनकी हो सकता है तबीयत खराब है। चिराग पासवान जो एनडीए के घटक दल है, वो लगातार, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार मानसिक रोग से जूझ रहे हैं, और आजकल ऐसा कुछ भी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अब कोई इस तरीके का माहौल, दुनिया बदल गई है, और मानसिक स्वास्थ्य को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने बोला है कि ऐसी स्वास्थ्य की स्थिति में नीतीश कुमार अगर चुने जाते हैं तो वो कितना ही लीडरशिप दे पाएंगे। तो उन्होंने आज तेजस्वी यादव ने ये बोला कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर असली सीएम चाहिए। मतलब वो अपने सीएम होने की दावेदारी ठोक रहे थे तेजस्वी यादव कि अगर नीतीश कुमार को आप वोट देते हैं तो वो सरकार चलाने के अब उस तरीके से सक्षम नहीं है।
और अगर उन्हें वोट दिया जाता है तो आगे रहकर, आज जैसे उन्होंने कहा कि सारी चीजें गुजरात में होती है और बिहार को कुछ मिल नहीं रहा है। आप, मुझे याद है कि मोदी जी ने पिछले बिहार चुनाव में जाकर बोला था कितने करोड़ आपको चाहिए, इस तरीके से उनका भाषण बड़ा फेमस है। 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, कितने तो 80,000 करोड़ हम बिहार को देंगे। क्या हुआ उस 80,000 करोड़ का? कहाँ हो रहा है बिहार में? मुझे नहीं लग रहा है एक फैक्ट्री भी लगी है या एनर्जी कुछ उस तरीके से इस लेवल पे 5 सालों में डेवलपमेंट हुआ, बल्कि यही राजनीतिक जोड़ घटाव में ही वो ये चुनाव खत्म हो गया। और जिस तरीके से महागठबंधन लगातार 2 मुद्दे बहुत ज्यादा उठा रही है, एक है भ्रष्टाचार का, एक है अफसरशाही का, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। जिस पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि ओपन मर्डर्स हो रहे हैं बिहार में, जाकर मतलब गैंग वॉर्स हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के कई सारे किस्से सामने आए हैं, जॉब रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं है, तो पूरा जो राज्य है वो अफसरों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिनको अपनी खाना पूर्ति में लगे हुए हैं, बल्कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने में नहीं लगे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो है बिहार में चुनाव में उतरेगी। तो नीतीश कुमार चुनाव हारे जीते वो रहेंगे, उनका वो लीडर उसी स्तर के रहेंगे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है बिहार में, मुझे लगता है वो अद्वितीय है जिस तरीके से। और मतलब न सिर्फ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव भी, हाँ, तो इन दोनों का जो है जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में और लोगों को जो आवाज, एक डिग्निटी और उनके जो सवाल जो है, जिस तरीके से वो जी रहे थे, आज के जो जी रहे हैं उसमें कई जमीनी तौर पर जैसे कनेक्टेड नेताओं में उनका नाम ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो सक्षम हो चुके हैं और उसी का फायदा इंडिया गठबंधन उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अजय, आप कह रहे हो कि इंडिया गठबंधन फायदा उठाने की कोशिश तो कर रहा है, और आपने ये भी जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में वहां पर गए थे और उन्होंने कहा कि आपको जितने करोड़ चाहिए उतना मैं निधि या पैसा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है वो बिहार के है, वो दिल्ली हो, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, रहते हैं, और उनकी आवाज लगातार जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस की सीटें कम आई थी, आरजेडी की लगभग 70 से ऊपर सीटें आई थी, तो थोड़े से मार्जिन से सरकार बनाने में वो चूक गए। इस बार क्या हो सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस का मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी होगी। अभी किस तरीके से ये जो भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी के यात्रा पे, तो वो पूरी तरीके से वोट ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा, क्या आरजेडी के जो बैठे बिठाए जो गठबंधन जो सोशल बेस है वो उसको वो बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, वो सारे सवाल अभी हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से होता है। लेकिन ये है कि ये जो अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी और 19 सीटें ही जीत कर आ पाई, तो उनका स्ट्राइक रेट सबसे खराब था। लेकिन ये जो राहुल गांधी का जो वोट अधिकार रैली है, उसमें किसी और को फायदा हो ना हो, कांग्रेस को जरूर फायदा होगा, क्योंकि वो यही होती है ना कि मतलब आप देखिए जब भारत जोड़ो अभियान चला, जो रैली चली, यात्रा चला, तो उसमें कांग्रेस का जो संगठन है वो एकजुट हो गया, मजबूत हो गया। और वही चीज बिहार में भी होगा, जहां पे कांग्रेस के जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स में नया नेतृत्व को सौंपा है और एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, तो उनको भी अपने आप को नए नेतृत्व को प्रूव करना होगा इस चुनाव में, और वो एकजुट हो गए। तो कांग्रेस जरूर इसमें इनको गेन करेगी। और बाकी किस तरीके से ये गठबंधन में समन्वय बनता है, मतलब आइडियोलॉजिकल इश्यूज में पूरी तरीके से समन्वय है। और किसी भी गठबंधन में ये होता है, वो एनडीए में भी होता है कि चुनाव आते आते आप कितने सीटें लड़ेंगे, ये होगा, ये सारी चीजें बातें होती हैं, और जिसको मीडिया एनडीए के अंदर जो ये बातें होती हैं उसको नहीं उछालती है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन में जब ये बातें आते
रहे हैं तो इस पे ज्यादा उछालती है। चलिए वो तो अब जो है वो है, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल इश्यूज में विचारधारा की जो लड़ाई है और मुद्दे हैं उसमें साफ साफ बहुत अच्छी तरीके से समन्वय दिख रहा है, एक कॉमन कॉज दिख रहा है और साथ में मिल के लड़ रहे हैं। इसको राहुल गांधी की जो यात्रा है इसमें जो जितने भी इंडिया घटक दल है, मतलब आपने ये सारी छवियां देखी है कि तेजस्वी यादव जीप चला रहे हैं और राहुल गांधी उसमें उस जीप में खड़े हुए हैं। साथ में माले जो सीपीआईएमएल की जो पार्टी है, दीपांकर भट्टाचार्य, वो भी लगातार जितने भी वहां पर जो दलित और लोअर ओबीसी इनके टोलों में भी यात्रा हो रही है, सब जगह है और हर जगह में ये लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका एक प्रभाव तो पड़ेगा ही, उसका ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और खास करके ऐसे संदर्भ में जहां पर जो एक जो दिग्गज नेता है जो रहे हैं उनका जो एक पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म होने की कगार पे है, नीतीश कुमार की। तो अब एक वैक्यूम तैयार हुआ है और उसको मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है अब वो उसमें अभी चुनावी नतीजे उनके फेवर में आने के, अगर ये मोमेंटम बना पाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है उनके। बिल्कुल जी। अजॉय ने अभी जिस तरह से कहा कि जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा में दिखी थी, जैसे सीपीआईएमएल थी, सीपीआई थी, एनी राजा भी वहां पर गई थी। ऐसे छोटे मोटे जितने भी दल है जो आइडियोलॉजिकली एक साथ आए हैं वो आने वाले समय में ये मोमेंट वो कितना रखते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी 2024 के बाद मतलब 11 साल में उन्होंने जो भी किया, लेकिन बीजेपी का ये उनके जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर होगा कि बीजेपी जितने भी विपक्ष में जो पार्टीज है जो लगातार एक दूसरे से लड़ते आए हैं, आप देखिए ये सारे जो है ये जो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनके साथ जितने भी घटक दल हैं इनकी जो अपनी राजनीति है ये कांग्रेस को अपोज करके ये बढ़े थे। और आज इस तरीके का एक राजनीतिक माहौल बन गया है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी वर्सेस द रेस्ट हो गया कि सारे जो लोग हैं जो लोकतंत्र पे की लड़ाई कर रहे हैं और लगातार तेजस्वी का भाषण देखिए, राहुल गांधी का भाषण देखिए, किसी भी वो लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इस बड़े मुद्दे में पहले तो हम सब छोटे ही क्या आपने आप नेताओं ने काम किया या नहीं किया, नौकरी मिली या नहीं मिली, ये सारे मुद्दे ये सारे जो बात है भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आज का राजनीतिक माहौल इस तरीके का हो गया है कि लड़ाई अब लोकतंत्र और संविधान बचाने की हो गई है। तो बीजेपी का एक तरीके से ये भी देन है कि आपने सारे जो प्रतिद्वंदी है उनको एकजुट कर। और इसमें एक बात ये भी कहनी जरूरी है कि जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है उसमें जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अजॉय ने जिक्र किया कि जहां पर मतलब वो एक तो मोबिलाइजेशन होता है अतुल, पार्टीज खुद भी मोबिलाइज करती है तो भीड़ दिखती है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में, कैमरा के जमाने में इस तरीके से एंगल्स भी दिखाते, भीड़ इस बार बहुत जुटी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भीड़ से ही सिर्फ चुनाव के नतीजे तय नहीं किए जा सकते। भीड़ तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका एक सपोर्ट बेस है, आरजेडी का बहुत बड़ा आधार है, वहां पे माले का बहुत बड़ा आधार है, तो वो जहां जाएंगे उनके नेता तो वो भीड़ दिखेगी। असली जो खेल होता है कि क्या जो स्विंग वोटर्स हैं और जो उनको कभी वोट नहीं करते, क्या वो उनकी तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स इस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो ऐसे वोटर्स जो लगातार अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, बंधे हुए वोटर नहीं है, वो विपक्ष की तरफ आ रहे हैं। तो अगर वो हो जाता है तो तब ज्यादातर जनता चित्र जो है वो बदल सकता है। वही मैं भी आपसे सहमत हूँ कि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं और लोगों का जिस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का फायदा, इस यात्रा का फायदा जो है वो महागठबंधन को होगा। आगे बढ़ने से पहले महागठबंधन की एक इंपॉर्टेंट पार्टी है सीपीआईएमएल, उसके नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने आज क्या कहा है, आइए देखते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि एसआईआर का हमला शुरू हुआ और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ठीक जैसे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, बिल्कुल उसी तरह
आज वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है, तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया। और आपके आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद हुई, वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था, तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। जी अजय, आपने देखा दीपांकर ने क्या कहा, वोट चोर गद्दी छोड़, या पूरा अपोजिशन यहाँ पर एक साथ है। लेकिन मेरा सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि हमने पिछले इलेक्शंस देखे, जैसे हरियाणा का इलेक्शन था, महाराष्ट्र का इलेक्शन था, जहां पर विपक्ष बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद वहां पर अल्टीमेटली बीजेपी जीत गई। क्या यहाँ पर वैसे कोई आसार दिख रहे हैं? नहीं, बीजेपी इसमें मैं वही कह रहा था कि ऐसे हरियाणा ऐसा लग रहा था, आप रिपोर्टर्स जब जा रहे थे खुद हाँ, तो लगातार गुस्सा बहुत जगह में दिखता है। बिहार में भी आप जाएंगे तो आपको बहुत गुस्सा दिखेगा सरकार के अगेंस्ट। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 11 सालों में चुनाव हो रहे हैं, वो उसमें एक जो सोशल ध्रुवीकरण है, सामाजिक ध्रुवीकरण है, उसका भी एक रोल चुनाव में बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं ये मानने को तैयार हूं एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कि हो सकता है कि मतलब वो जो आंकलन है कि वहां कांग्रेस जीत रही है, हो सकता है हार रहे हो। हाँ, हो सकता है महाराष्ट्र में सच में 2024 के बाद से 2006 महीने में मुद्दे बदल गए। बहुत जगहों में हमने ये सुना है कि मतलब जो नेशनल मुद्दे और स्टेट लेवल के मुद्दे अलग होते हैं। हाँ, लेकिन अब जो राहुल गांधी ये जो लगातार प्रमाण दे रहे हैं कि इस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स जो है वो करप्ट हो गई है, उसमें नए एडिशंस गलत तरीके से हो रहे हैं, जो लीगल वोटर्स हट रहे हैं, और अलग अलग जगहों में अभी पहले एटम बम छोड़ने वाले थे, अब वो हाइड्रोजन बम दे रहे हैं। तो ये लगातार जो एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसका उन सारे सवालों का इलेक्शन कमीशन ने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। तो उस ऐसे संदर्भ में जो एविडेंस जो है, ये जो प्रमाण मिल रहा है हमें, इसमें मन में संदेह आता है कि सही में क्या इस तरीके से इलेक्शन रिगिंग हो रही है कि मतलब इलेक्टोरल रोल्स को ही करप्ट करके अपने वोट को बांधने की कोशिश की जा रही है। वो जो आपके, तो ये अगर इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा जवाब नहीं देती है कि नहीं, आप सीधा सीधा आकर बोले ना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ गलतियां हो इलेक्टोरल रूल्स में, लेकिन इस तरीके से कोई बड़ा ये नहीं चल रहा है, तो ये एक बार आकर वो अपनी तरफ का प्रमाण दे। अगर जब तक वो नहीं होगा तो एक नागरिक के हैसियत से तो ये जो विपक्ष का जो नैरेटिव था कि हमसे चुनाव चुराया जा रहा है, वो और मजबूत होता जाएगा। और खास करके 2024 में तो वोट चोरी का नारा नहीं था। वोट चोरी का उस समय बीजेपी के खिलाफ कौन सा मैसेज जा रहा था कि संविधान बचाओ, हाँ, लोकतंत्र बचाओ। और जिस तरीके से ये सारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, और जो बाबा साहेब अंबेडकर के जितने भी वैल्यूज थे, मुद्दे थे, जो देश को किस तरीके से समान बनाना है, इक्वल बनाना है, उस पे एक खतरा आ गया। तो उसके खिलाफ जो उन्होंने नारा चलाया, एक ऐसा माहौल जो देश में जो हाशिए पे जो लोग रहते हैं, उनको जो उनके मन में जो डर बैठा, उसकी वजह से बीजेपी इतनी पीछे हो गई है ना। हालांकि वही सरकार में है और विपक्ष आगे हो गया। तो ऐसे माहौल में जब वोट चोरी जैसा एक आरोप लगता है, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। तो उस नारे का, उस आरोप का की जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, वो बढ़ जाता है। वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लोगों के मन में कि हाँ भाई ऐसा हो रहा था, ये भी हो सकता है। तो इसका जवाब न बीजेपी ने आज, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें अपनी तरफ से वो कभी भी सवालों के जवाब कभी नहीं देते हैं।
प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे सवाल पूछने से वो सवाल का जवाब देने के बजाय आक्रामक रवैया अपना के आपने क्या किया ये बोलते हैं। अरे आप सरकार में हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जवाब भी तो उसका दीजिए ना। वो एक तरीके का वो जो ट्रेडिशन था एक नेता और एक पत्रकार में, एक नेता एक नागरिक में, वो खत्म हो गया है। अब आप सवाल पूछिए तो आपसे उल्टा सवाल आएगा तो पूछा जाएगा तो कि आप पूछे, और अगर आप ज्यादा सवाल पूछते हैं तो हो सकता है आपके नाम पे FIR हो जाए और आपको इंटरनेशनल पत्रकार भी घोषित कोई भी बोल सकते हैं। अपने काम करने के लिए कितने सारे जर्नलिस्ट और नागरिक गिरफ्तार हो जाते हैं आजकल। तो ऐसे डर के माहौल में वोट चोरी का एक आरोप लग रहा है। और आज का जो रोड शो पटना में हुआ उसका विपक्ष ने गांधी टू से अम्बेडकर ये दिया है। तो गांधी का जो पूरा नॉन वायलेंस का जो मैसेज है और गांधी का जो इंडिया था उसका एक दे रहे हैं, और बिहार जैसी जगह में अंबेडकर का जो जाति उन्मूलन का एक यूनिवर्सल अपील था उसका भी दे रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि जो मैसेजिंग है इंडिया गठबंधन की तरफ से वो एक यूनिवर्सल अपील है। मतलब कि हाँ, तो और एक बिहार जैसी जगह में वो सामंतवाद के जो, मतलब बिहार एक हमेशा से बहुत बड़ा सामंतवादी स्टेट रहा है, जिनको चुनावी तरीके से हरा के लालू प्रसाद और नीतीश जैसे या रामविलास पासवान जैसे लोग उभरे कि उनको सामंतवादी ताकतों को हरा के बाद में जाकर वो करप्ट हुए या जो हुए, लेकिन उनको हरा कर वो चुनावी तरीके से इस लोकतंत्र में ऊपर पहुंच पाए। उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का जो कॉल है वो तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तो ये जो पूरा अपील है वो समाज के जो गैर सामंतवादी जो लोग हैं उनके लिए है। तो एक तरीके से वो जो फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का एक जो डिवीजन जो है वो तैयार हो रहा है बिहार में। जी अजय, थैंक यू सो मच इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने इसका विश्लेषण किया कि अभी ये संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जहां पर विपक्ष हो जो लगातार आवाज उठा रहा है, लोगों में जा रहा है, और जिस तरह से आपने कहा कि इस यात्रा का जो असर है वो आने वाले चुनाव में हो सकता है दिखेगा। इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों से एक अपील है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप हमें डोनेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ बिहार इलेक्शन SIR के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो हमारे वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद।